नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल लखनऊ में एक बड़ी साइकिल रैली निकालकर एक तरह से अपनी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि वो गंगा में लाश बहाने से लेकर बिना इलाज लोगों को मारने तक नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि लोग सरकार से इतने नाराज हैं कि सपा को 400 सीटें आएंगी। लखनऊ के लोहिया पथ पर छोटे लोहिया कहलाने वाले जनेश्वर मिश्रा की याद में यह अखिलेश यादव का साइकिल मार्च है। हजारों लोग पूरे लोहिया पथ पे भरे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से अखिलेश यादव के इस साइकिल मार्च को चुनाव का लॉन्च भी कहा जा सकता है। समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा मार्च बहुत दिन बाद निकला है। इसके पहले नवंबर 2016 में अखिलेश यादव ने इसी शहीद पथ पे इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करने को रथ चलाया था। तब इतनी भीड़ उमड़ी थी। आज फिर वैसी ही भीड़ नजर आई। सड़क पर सिर्फ लाल टोपियां और लाल झंडे नजर आते हैं। मार्च पर जाने से पहले अखिलेश यादव ने पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। अखिलेश यादव ने व्यंग किया कि एक सरकारी होर्डिंग में सरकार को नंबर 1 बताया गया है, लेकिन वो कई और मामलों में भी नंबर 1 है। गंगा में लाश बहाने के में नंबर 1, गंगा के किनारे दफन किए गए लाशों के ऊपर से कफन उतारने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश लाशों के रेत में दफन करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश चिताओं के जलने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर 1। समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज पूरे यूपी में साइकिल मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। गोरखपुर, हरदोई, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर समेत तमाम जिलों में पार्टी के बड़े नेताओं ने साइकिल मार्च की अगुवाई की। कन्नौज में डिंपल यादव खुद इसमें शामिल हुई और उन्होंने सरकार पे तीखे हमले किए। बेटियों के साथ, बहनों के साथ बलात्कार जैसी संगीन घटनाएं बन रही है और प्रताड़ित किसे किया जाता है? उन्हीं के परिवार वालों को। आज महिलाओं की स्थिति क्या है? आप बताइए क्या है? आज हमारी बच्चियां स्कूल पढ़ने जा रही है कि नहीं जा पा रही है। तो ऐसी सरकार को हटाने का समय आ गया है। जिसका जलवा कायम है, उसका नाम कायम है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ये जो जुलूस है, एक तरह से इसको चुनाव की शुरुआत भी कहा जा सकता है, उसकी लॉन्चिंग भी कहा जा सकता है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक पत्र भेजा है, लेकिन उन्हें समय मिलेगा तब ना। कास्ट सेंसस को लेकर पीएम से जो डेलीगेशन मिलने की बात थी, क्या उसमें कोई बात हुई है या आप लोग मिलने? नहीं, हमने पत्र भेज दिया है, समय मिलेगा उसके बाद ही। आपके एमपी अमित शाह से मिले, पीएम से नहीं मिल पाए, जबकि संतोष हमारे पार्टी के एमपी लोगों ने लिख करके दिया, वहीं से आया, तो अमित शाह जी से भी लोगों ने बातचीत किया है और अपनी बात रखी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार 16 अगस्त से स्कूल खोलने जा रही है। प्राथमिक कक्षाएं भी खुलेंगी और इसका एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के अनुसार पूरे देश में करीब 2 करोड़ 90 लाख बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के साधन नहीं है। उनमें करीब 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा बच्चे केवल बिहार के। यहाँ 50% बच्चों के साथ 9वीं और 10वीं की पढ़ाई चल रही है। ज्यादातर बच्चों का कहना है ऑनलाइन क्लास में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। ऑनलाइन में उतना नहीं समझ में आता था, क्योंकि ये वीडियो फंसता रहता था
कभी कभी लाइन कट जाता था तो और वीडियो फंसने लगता था। जिस दिन पापा नहीं रहते थे उस दिन नहीं करते थे कि नेटवर्क एरर हो जाता था। कभी कभी मैम कुछ बोल रही है तो है ना आवाज़ हम लोग के पास नहीं पहुंच पाता था, फिर बीच बीच में वीडियो रुक जाता था। ज्यादातर छात्रों की शिकायत है उनके पास अपना फोन नहीं है। पढ़ाई के लिए दूसरों के फोन से काम चलाना पड़ता है, जिसका असर पढ़ाई पर भी पड़ता है। ऑनलाइन पढ़ने नेट का प्रॉब्लम होता था, फ़ोन उतना नहीं रहता था। पास में भैया का फ़ोन था, उसी से पढ़ते थे, क्लास करते थे जिस टाइम क्लास होता था। और समझ में भी उतना नहीं आता था ऑनलाइन क्लास में। शिक्षक भी मानते हैं कि राजधानी पटना में तो जुगाड़ कर बच्चे शामिल हो भी जाते थे। ग्रामीण इलाकों में ना फोन ना नेट होने के कारण अधिकांश बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। बिहार सरकार के अनुसार करीब 2 करोड़ बच्चे पहली से 10वीं तक हैं और केंद्र सरकार के अनुसार इनमें 70% के पास अपनी डिजिटल डिवाइस नहीं है। लगभग 80% बच्चे हमारे ज्वाइन कर लेते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था, ये जो बच्चे हैं इनके पास सारे संसाधन नहीं है। फ़ोन की कमी है, लैपटॉप की कमियां हैं, ठीक है। ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो कभी होता था कि पापा के पास फ़ोन है, कभी भाई के पास फ़ोन है, तो टाइम इन लोगों को फ़ोन के साथ रहना या नोट्स जो हम लोग प्रोवाइड कराते थे तो वो सब करने में इन लोगों को बोलती थी रात में, और फिर सवेरे वो फ़ोन चला जाता था। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे अफेक्टेड हो जाते हैं। राज्य सरकार मान रही है कि गरीबी के कारण बिहार में बच्चे कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। बिहार में जो गरीबी है या बिहार में जो गरीबी रेखा से नीचे के जितने लोग रहते हैं उस हिसाब से डिजिटल डिवाइड यहाँ पे ज़्यादा दिखता है। और ख़ास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब मजदूर के परिवार हैं उसमें डिजिटल डिवाइस का नहीं होना स्वाभाविक ही नहीं है बल्कि लाजमी है। ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटल एजुकेशन ये मजबूरी हो सकती है, ये पसंद नहीं हो सकती। फिलहाल बिहार सरकार को उम्मीद है स्कूल खुलेंगे तो बच्चों की शिकायत दूर होगी। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के चंबल इलाके में बारिश ने कहर बरपा दिया है। बांधों के गेट खोलने से सिंध और सीप नदी ने भारी तबाही मचाई है। आलम यह है कि 2 दिनों में 6 पुल ढह चुके हैं, जिनमें 4 का निर्माण पिछले 10 से 11 सालों में ही हुआ था। सरकार ने अब इस मामले में जांच के लिए कमेटी बना दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है। मंगलवार को सिंध नदी के तेज पानी में रतनगढ़ वाली माता मंदिर का पुल टूटा। बुधवार को दतिया जिले में सिंध नदी पर बना सेवढ़ा पुल बह गया। 3 दिनों में भारी बारिश में मध्य प्रदेश में 33 करोड़ 55 लाख रुपए के पुल बह गए। रतनगढ़ बसई का पुल 2010 में बना था, लागत थी 5 करोड़ 90 लाख। इंदरगढ़ पिछौर का पुल 2013 में बना, लागत थी 10 करोड़। दतिया सेवढ़ा पर 1982 में पुल बना, लेकिन लागत का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। श्योपुर जिले में गिरधरपुर मानपुर में 1985 में पुल बना, इसका भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। श्योपुर बड़ौदा पर 2013 में पुल बना, लागत आई 3 करोड़ 94 लाख रुपए। भिंड के गोरई अडोखर में तो 2017 में 13 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से पुल बना था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चाहते हैं पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, जिम्मेदारी तय हो। सरकार ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की अध्यक्षता में जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जिसे 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी है। पुल जो टूटे हैं या सड़कें टूटी हैं उनका भी हम सर्वे करा रहे हैं। इंजीनियरों की कमेटी बनाई है, क्या इसमें कोई डिजाइन में गलती थी या फिर कहीं कोई गुणवत्ता में कमी थी, इसका भी हम सर्वे करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना जिलों के कुल 1225 गांव प्रभावित हैं। अब तक श्योपुर जिले के 32 गांव से 1500 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इसी प्रकार शिवपुरी के 90 गांव से 2000 और दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड के 240 गांव से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और बीएसएफ ने मिलकर लगभग 5950 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की है।
ये स्थिति एक परिवार के सामने नहीं है। आप देख सकते हैं सारा सामान यहाँ पर खत्म हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जी बचाए भाई साहब के में जीना में घुस गए बरबटिया आदमी ने जलिया के कोले और भैंस 2 बैग। नुकसान बहुत व्यापक हुआ है। 132 kV के सब स्टेशन हमारे पूरे के पूरे साफ हो गए, ट्रांसफार्मर जल गए, खंभे उखड़ गए, बहुत व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। और सड़क पुल पुलिया बाकी देखे तो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान है इंफ्रास्ट्रक्चर का, बाकी निजी नुकसान अलग है। लगभग 30 वर्षों में ऐसी बाढ़ हम लोगों ने नहीं देखी जो आई है। चंबल में, सिंध में, कुंवारी नदी में भारी बाढ़ आई है और सैकड़ों गांव डूब गए, सैकड़ों लोग लापता हैं। आज सदन में मांग की है कि सदन के नेता इस पूरे मसले को लेकर सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए, तत्काल सेंट्रल टीम भेजना चाहिए और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। जानकार बताते हैं कि जितने भी बड़े पुलों का निर्माण होता है उसका डिज़ाइन तैयार करने से पहले वहां 100 साल में आई बाढ़ के रिकॉर्ड का आकलन किया जाता है। बाढ़ के उच्चतम अनुमानित स्तर का आकलन कर एक वर्टिकल गैप बनाया जाता है। बावजूद इसके अगर 10 साल में ही पुल बहने लगे तो समझना चाहिए कि नियमों को कहां रखा गया और जनता के पैसों को कहां बहाया गया। नई दिल्ली में अपने सहयोगी हिमांशु और शिवपुरी से अतुल गौर के साथ भोपाल में अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अब छत्तीसगढ़ के बस्तर से खबर आपको दिखाते हैं। यहां नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट की चपेट में 12 आम नागरिक आ गए, जिसमें एक की मौत हो गई है। वहीं चिंता गुफा इलाके में ग्रामीणों ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया है। 3 दिनों तक इसके लिए धरना दिया। बस्तर में मालेवाही और बोदली कैंप के बीच सड़क पर आईडी ब्लास्ट की चपेट में ये बोलेरो आ गई। 12 लोग घायल हुए, जिसमें बालाघाट के धन सिंह की मौत हो गई। ये सारे लोग अपने काम से तेलंगाना जा रहे थे। नक्सलियों द्वारा लगातार ग्रामीणों के ऊपर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ट्रेन को भी नक्सलियों द्वारा ऐसे ही गिराया गया था और अभी सिविल बोलेरो के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि शहीद सप्ताह के दौरान नक्सली सिक्योरिटी फोर्सेस पे किसी तरह का हमला नहीं कर पाए, तो ग्रामीणों और सिविलियंस में दहशत फैलाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। 7:30 बजे घटना की जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल दंतेवाड़ा पुलिस वहां पहुंची और एम्बुलेंस और प्राइवेट और अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल करके सभी जो इंजर्ड थे उनको समय पे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, उनका इलाज शुरू कराया गया। उस इलाके में गश्ती को बढ़ाया गया है। वहीं चिंता गुफा इलाके में दर्जनों गांव से आए ग्रामीण 3 दिन तक धरने पर डटे रहे। आरोप लगाया कि 25 जुलाई को कुंजाम भीमा की मौत फर्जी मुठभेड़ में हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच हो। नक्सली नहीं था सर, आम आदमी था। वो कम से कम ऐसे खेती कृषि करने वाला आदमी को पकड़ लाकर हम पर मारे। रात को उठाकर फोर्स वाले उठा के चिंता गुफा के जंगल में मार दिए सर। 2 गोली से मार दिए, पत्थर से मार दिए सर। आज एक गांव में हुआ, कल किसी और गांव के साथ हो सकता है, ऐसा गांव वालों को कहना है सर। और कुंजा बीमा को जितने भी कोई भी हाथ लगाए हैं उनको नौकरी से निकालने का गांव वाले का कहना है सर। पुलिस का कहना था कि ग्रामीणों को नक्सलियों ने जबरन दबाव डालकर विरोध के लिए भेजा है। समझाने के बाद वो वापस लौट गए। कुंजाम भीमा 5 नक्सली घटनाओं में शामिल था। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन मॉनसून चला रही है, जिसमें पिछले कुछ दिनों में ही 11 बड़े इनामी नक्सलियों को मार गिराया गया है। लेकिन इसी दौरान पुलिस पर भी प्रताड़ित करने के आरोप लगते रहे हैं। बस्तर में अपने सहयोगी रौनक विकास के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।